सोनम एक ना नहाने वाली लड़की थी जो मुश्किल से महीने में 1 से 2 बार ही नहाया करती थी। सोनम की इसी आदत से सोनम की माँ अनीता और उसके बाकी सभी घर वाले बेहद परेशान थे, लेकिन सोनम को किसी की परेशानी की कोई चिंता नहीं थी। सोनम को जो करना होता था वह वही करती थी और सोनम को अपने मजाक बने इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन सोनम अपनी सहेली प्राची के साथ कॉलेज से घर आ रही होती है। तभी वह प्राची का हाथ पकड़ती है, लेकिन प्राची उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, क्या यार, मुझसे ना दूर रह, तेरे अंदर से ना बदबू आ रही है। मेरा तेरे साथ कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। आज तेरी वजह से मेरा मजाक फिर से बन जाएगा। लोग कहेंगे कि मेरी दोस्त बदबूदार है। तेरी वजह से मेरी फिर से बेइज्जती हो जाएगी। अगर तू नहा के नहीं आ सकती है तो कम से कम परफ्यूम मार के आ जाया कर, ताकि लोगों को तेरे शरीर से बदबू ना आए। पता नहीं कैसे रह लेती है तू। अगर तुम मेरे घर में होती ना तो मेरी माँ तुझे मार मार के ना निकाल देती घर से। यार, मैं तेरी दोस्त हूँ, हम दोनों बचपन की सहेलियाँ हैं। तू मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकती है? और मैं नहीं नहाती मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे शरीर में से बदबू आती है। मुझे भी पता है कि मेरे शरीर से कोई बदबू नहीं आती है। वो तो तुझे पता है कि मैं कम नहाती हूँ, इसलिए तो हमेशा मेरी इसी बात का मजाक बनाते रहती है। मैं तुझे कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि तू मेरी दोस्त है, लेकिन आज बोल रही हूँ कि तू अपनी आदत सुधार ले। मेरा अगर तू कहीं भी मजाक करेगी ना तो मैं भी तेरे बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ। मेरी माँ ने तो आज तक मुझे कुछ नहीं कहा, तो कोई और क्यों ही बोलेगा। सच में सोनम, अपना तेरा बहुत ज्यादा हो गया है। एक तो मैं तुझे तेरे भले के लिए समझा रही हूँ कि नहा लिया कर रोज, लेकिन तुझे मैं गलत लग रही हूँ। तुझे मुझसे ही बहस करनी है क्या? तो कर ले बस, क्योंकि ना मैं तुझे और नहीं समझा सकती हूँ। तेरे लिए वही ठीक है जो तू करना चाहती है। हम दोनों की बात अब नहीं हो पाएगी। कितनी मतलबी है तू, ऊपर से नहाती नहीं है। कल को जब तुझे 4 लोग बोलेंगे ना, जब तुझे पता चलेगा कि कितना बुरा लगता है। यहाँ से तू अकेले घर चली जाएगी ना? अगर चली जाएगी तो चली जा, क्योंकि मुझे तेरी फालतू की बकवास सुननी नहीं है और मुझे यहाँ से घर जाने का रास्ता पता है। तेरी बकवास सुनूंगी तो मेरा दिमाग और खराब होगा। खुद में से बदबू आती है और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। मैंने भी देखा है, पूरी परफ्यूम की बोतल खुद पर डाल लेती है, लेकिन फिर भी तेरी बदबू दूर नहीं जाती। इसलिए तू अब मुझसे दूर रहा कर। मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। सोनम की पहले भी प्राची पर इन्हीं बातों पर लड़ाई होती थी और आज फिर से उनकी इन्हीं बातों पर लड़ाई हो रही थी, लेकिन प्राची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आखिरकार सोनम थी तो बदबूदार ही। भले वो अपनी गलती माने या ना माने। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनम की माँ उसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवा देती है। एक अच्छी बहू की तरह सोनम अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। एक दिन सोनम अपनी सास माया के साथ बैठी होती है। तभी माया सोनम से कहती है, बहू, तुझे कुछ अजीब से गंदी सी बदबू नहीं आ रही है क्या? कोई इंसान नहाया ना हो? देख तो जरा, कोई चूहा तो नहीं मर गया जिसमें से इतनी बदबू आ रही है? पूरा गंदा मचा रखा है घर में। कहाँ से आ रही है बदबू? कौन सी बदबू माँ जी? आपको कोई गलतफहमी हुई है या फिर आपकी नाक कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है जो कि आपको बदबू पता चल रही है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि आसपास कोई चूहा मरा है। कोई बात नहीं, चूहा मरा होगा इसलिए बदबू आ रही है। अरे बहू, अब क्या मैं झूठ बोलूंगी कि बदबू नहीं आ रही है? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि बदबू आ रही है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। देखना जरा जाकर कहाँ से आ रही है। बदबू तो मेरे दिमाग में चढ़ रही है। सर दर्द हो रहा है मेरा, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। ये बदबू तो मुझ में से ही आ रही है। मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं यहाँ रहूंगी नहीं, जो बदबू आएगी फिर माँ को। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बहू, क्या हो गया? तू कहाँ खो गई है? अरे जो बोल रही हूँ क्या सुनाई नहीं दिया तुझे? जल्दी देखना कहाँ से आ रही है इतनी गंदी बदबू। ठीक है माँ जी, अभी देखती हूँ कहाँ से आ रही है। सोनम इतना कहकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। कुछ देर बाद बदबू गायब हो जाती है तो माया कुछ नहीं कहती है। कुछ दिनों बाद सोनम का पति अंकित सोनम के लिए फूल लेकर आता है और उसे देते हुए बोलता है,
ये लो, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। तुम्हें फूल पसंद है ना, इसलिए खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ओ अंकित, तुम्हें मेरे बारे में कितना पता रहता है ना। तुम मेरे लिए फूल लेकर आए। सच में मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आज तो कुछ खास भी नहीं है, फिर तुम मेरे लिए फूल क्यों लेकर आए हो? यार मेरा मन किया तो मैं ले आया। लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हारे आसपास आते ही मुझे बदबू क्यों आने लगती है? कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? अगर है तो बता दो यार। भूत प्रेत से ना मेरी बहुत फटती है, तो मैं उनके आसपास जाना नहीं चाहता। लेकिन ये चीज मैंने नोटिस की है कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ बदबू आने लग जाती है मुझे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास बहुत कम आता हूँ। लेकिन तुम इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन बदबू तो आती है। हाँ, ये भी ठीक है। तुम पहले मेरे लिए फूल लेकर आए ताकि मुझे अच्छा लगे, और अब बाद में मेरी इंसल्ट कर रहे हो कि मेरे अंदर से बदबू आती है। तुम कहना क्या चाहते हो? खैर, तुम कुछ भी कहो, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत बुरा लगा तुमने ये जो मेरे साथ किया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये लो तुम अपने फूल अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए कोई फूल। वैसे मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। अगर तुम्हें बुरा लग गया तो सॉरी, लेकिन बदबू सच में आ रही है यार। तुम ध्यान से देखो तो। कई लोगों के कपड़ों से बदबू आ जाती है, तो कई लोगों के पसीनों से, तो कई चीजों से आ जाती है। तो हो सकता है ना कि तुम्हारे भी पसीने आ गए हो इसलिए बदबू आ रही हो। होने को कुछ भी हो सकता है यार, लेकिन तुम बुरा मत मानना। मुझे नहीं करनी है तुमसे बात। सच में तुम बहुत गंदे हो। ऐसे किसी को कोई बोलता है क्या? थोड़ी बहुत बदबू हर इंसान से आ जाती है, एक तो पसीने से, और बाहर इतनी गर्मी जो हो रही है। तुम तो मुझे सीधा ऐसे बोल रहे हो कि मेरे अंदर से बदबू आ रही है, तभी तो मेरे लिए फूल लेकर आए ना। मैं समझ गई, मुझे सच में तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। सोनम इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब भी सोनम अपनी गलती नहीं मानती है। कुछ दिनों बाद अंकित वापस से सोनम के करीब जाता है, लेकिन वह जैसे ही उसके पास जाता है तो उसे गंदी बदबू आने लगती है और वह सोनम को पीछे करके बोलता है, छी सोनम, ये बदबू तो तुम्हारे अंदर से आ रही है। मतलब आज तो प्रूफ हो गया कि तुम इतनी गंदी स्मेल लेके घूम रही हो। अरे लोगों की जान लेना चाहती हो क्या? अच्छा, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ, या तुम नहाती वहाती नहीं हो क्या? झूठ मत बोलना मुझसे, क्योंकि ये गंदी स्मेल तुम्हारे अंदर से आ रही है। और हाँ, गुस्सा करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि बात सही कह रहा हूँ मैं। प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दो। वो मैं अब तुम ये वो मैं ये सब करना बंद करो और साफ साफ बता दो कि तुम नहाती हो या नहीं नहाती हो। अगर नहाती हो तो इतनी गंदी बदबू तुम्हारे अंदर से आ ही नहीं सकती। मतलब तो यही है कि तुम नहीं नहाती हो, और जब कोई ये बदबू वाली बात बोलता है तुम चिढ़ जाती हो। ऐसा क्यों? ये तो गलत है ना। बदबू तो तुम्हारे अंदर से आती है, और अभी देखो इतनी गंदी बदबू आ रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो मैं नहीं नहाती हूँ, इसलिए मेरे शरीर से बदबू आती है। हे भगवान, अरे सोनम तुम कैसी इंसान हो यार। बिना नहाए तुम रह कैसे पाती हो? अरे ना नहाने से कितनी बीमारियां लग जाती है, आलसपन आता है और बहुत दिक्कतें परेशानियां होती हैं, और तुम हो कि नहाती नहीं हो। अरे सोचो यार, खुद को साफ रखोगी ना तो अच्छा रहेगा। इंसान साफ सुथरा रहता है ना तो दिमाग भी काम करता है, दिमाग खुलता है। लेकिन तुम तो पता नहीं क्या हो। अरे पानी डालने से क्या तुम गल जाओगी जो तुम पानी डालने से डरती हो? अरे साबुन थोड़ी हो तुम यार। अगर तुम्हें पानी से डर लगता है या कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ये ना नहाना ये कौन सी बात हुई यार? और हाँ, चुपचाप से ना अभी जाओ और नहा के आओ। देखो सोनम, मैं तो तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, तुम नहीं नहाओगी ना तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। सोच लो, प्यार चाहिए या नहाना है? अंकित बहुत प्यार से सोनम को समझाता है और सोनम को अब अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके बाद वह हर दिन नहाना शुरू कर देती है। स्वाति अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी स्वाति के मुंह पर छत की पपड़ी आकर गिर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। स्वाति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ अनीता और भाई लोकेश को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। माँ, भाई जल्दी से यहाँ आओ। स्वाति की आवाज सुनकर दोनों आ जाते हैं और उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ? तू क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही है? आसमान गिर गया या जमीन फट गई? अरे आसमान ही गिर गया है। ये देखो, पपड़ी मेरे मुंह पर गिरी है। मैं कब से बोल रही हूँ कि अब हमें घर बदल लेना चाहिए। एक तो वैसे ही हम किराए के घर में रहते हैं और ये भी इतना पुराना हो गया है। पुराना हो गया है इसीलिए इसका कम किराया जाता है। अभी अगर किसी अच्छे घर में रह रहे होते
तब तो किराया भी इतना जाता कि कुछ खाने पीने के पैसे भी नहीं बचते हमारे पास। माँ बस कुछ पैसों के लिए क्या हम इस पुराने घर में आत्मा की तरह भटकते रहेंगे? आज ये पपड़ी गिरी है, कल को तो पूरी छत ही गिर सकती है ना मेरे ऊपर। माँ स्वाति बिल्कुल सही कह रही है। सच में घर तो बहुत पुराना हो गया है और जब से सड़क बनी है ना तब से तो अंदर घुस गया है। अपने किसी दोस्त को यहाँ लाने में शर्म आ जाती है मुझे। देखा माँ, भाई को भी अब यही लगता है कि अब तो घर बदलना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। तुम दोनों बच्चे समझते क्यों नहीं हो? महंगाई वैसे ही इतनी बढ़ गई है, कमाने वाला एक लोकेश ही है, हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, दूध दही का खर्च निकल आता है, जिससे अब हम इतनी महंगाई में ऐशो आराम वाली जिंदगी तो नहीं बिता सकते ना। कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ेगा हमें। माँ समझ तो आप नहीं रही हो। अरे मैं तो ये कहूँगी कि अब हमें अपना घर ले लेना चाहिए। स्वाति रहने दो, माँ सही कह रही है। अगर हमारे पास पैसे होते तो माँ हमें बोलने नहीं देती और पहले ही नया घर बनवा देती, लेकिन जब है ही नहीं तो माँ भी क्या कर सकती है इसमें। लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो, मैं अभी मकान मालिक को बोलकर ये ठीक करवाती हूँ। अनीता अपने दोनों बच्चों के साथ एक किराए के पुराने घर में रहती थी, जहाँ अनीता और उसके बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। पैसे ना होने के कारण वो लोग नया घर नहीं ले पा रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता की पड़ोसन कांता आती है और अनीता से कहती है, अरे ओ अनीता, कहाँ है? जरा बाहर तो आ। आंखें खराब हो गई है क्या? यही तो हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या तुझे मैं? अरे तेरे लिए मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अच्छी खबर? क्या अच्छी खबर लाई है? जरा बता तो सही। तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। लड़की का परिवार भी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने मत दे अनीता। लेकिन अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो वो हमारे घर से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? हम लोगों का तो अपना घर भी नहीं है और नई बहू को क्या हम किराए के घर में लाएंगे? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों को लोकेश का बर्ताव काफी पसंद आया। कह रहे थे कि एक बार जब वो मेरे घर आए थे तब लोकेश से मिले थे और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझसे सामने से आकर कहा कि वो लोकेश से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते हैं। अच्छा, फिर तो एक बार हमें उन लोगों से मिल लेना चाहिए। मैंने उन्हें कल बुलाया है। एक बार मिल ले, देख ले लड़के को, सारी बात कर ले, और अगर फिर भी लड़की ठीक ना लगी तो मत करना शादी। लेकिन देखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अनीता की बात कांता मान लेती है और अगले ही दिन लड़की का पूरा परिवार आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग बात करते हैं और दोनों परिवारों को एक दूसरे का परिवार पसंद भी आता है, जिसके बाद रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय होने के बाद घर में खुशियाँ तो आती ही हैं, लेकिन अनीता फिर भी एक जगह उदास बैठी। ये देखकर लोकेश अपनी माँ के पास जाता है। माँ क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अब तक हम लोग इस पुराने से घर में रह रहे हैं और अब जब हमारी नई बहू आएगी तो क्या वो भी इस पुराने घर में रहेगी? माँ आप ही तो कहती हो ना कि अभी इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो एक नया घर बनाने जितना खर्चा क्यों करना? आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन देखिएगा हमारे पास एक नया घर होगा। अब तो तुम बच्चों ने ही सब देखना है, मेरा क्या है? मेरी तो उम्र हो चली है, आज हूँ कल नहीं। माँ यार आप ऐसी बातें मत किया करो, आप कुछ भी बोल देती हो, सोचती भी नहीं हो हमारा क्या होगा। लोकेश अपनी माँ को समझाता है और कुछ ही दिनों बाद लोकेश की माधुरी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। वो घर आकर अपना ससुराल भी संभालने लगती है। कुछ दिनों बाद लोकेश काम से जल्दी आता है और सीधा अपने कमरे में जाकर माधुरी से कहता है, माधुरी सबके कपड़े तुम बांध लो। लेकिन हुआ क्या? कपड़े क्यों बांध दूं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम अब और इस घर में नहीं रह सकते, अब हम इस पुराने घर को छोड़ के जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो? अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ? और मकान मालिक से आपकी कोई बहस हुई है क्या? मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? माधुरी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने जो कहा है वो करो और जल्दी से सबके कपड़े बांधो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और हाँ प्लीज अब कोई सवाल मत पूछना। लोकेश के कहने पर माधुरी कपड़े और सामान बांधने लग जाती है।
जब सब तैयारी हो जाती है तो लोकेश सबको लेकर एक फ्लैट के बाहर जाता है। अनीता, स्वाति और माधुरी तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अनीता कहती है, अब तू रुक जा और चुपचाप बता कि तू हमें किसके घर लेकर जा रहा है और अपना घर क्यों खाली करने को कह रहा है तू। साफ साफ बता, ये किसका घर है। माँ कुछ देर और तो रुक जाओ, मैं आपको सब बताता हूँ, थोड़ा समय दो मुझे। लोकेश कुछ नहीं बताता और सबको लेकर एक फ्लैट में चला जाता है। इतना बड़ा फ्लैट देखकर स्वाति कहती है, भैया आप यहाँ हमें जले पर नमक डालने के लिए लेकर आए हो? ये इतना बड़ा और सुंदर फ्लैट है, हमें क्यों लेकर आए हो? भाभी आपको तो पता है ना भैया हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? माँ ये लीजिए, ये है हमारा नया घर। हमारा घर? लेकिन हमारा तो वो पुराना वाला घर था ना, ये कब लिया तूने? और हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। पूरी बात बता, क्या ये सच में हमारा फ्लैट है? हाँ माँ ये हमारा फ्लैट है, आपका नया घर। वो क्या है ना, बहुत अच्छा काम किया था मैंने, तो मेरे बॉस ने ना मुझे खुश होकर ये फ्लैट गिफ्ट कर दिया। और आपको पता है इस फ्लैट के कागज किसके नाम पर है? आपके नाम पे है माँ, आपके नाम पे। लोकेश की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और स्वाति पूरा घर देखने लगती है। उसके बाद सब लोग घर का सामान सेट करने लगते हैं और फिर नए घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक बार स्वाति अनीता और अपनी भाभी से कहती है, नया घर अच्छा तो बहुत है, लेकिन पुराने घर में इतने सालों तक रह रहे थे तो हमें वही की आदत है ना, इसलिए इतना मन नहीं लगता है यहाँ। हाँ ये तो बिल्कुल सही बोला स्वाति तुमने। अभी शादी हुए टाइम ही कितना हुआ है और मुझे भी उस घर की आदत हो गई है। यहाँ तो छत भी नहीं है, पुराने घर में तो छत भी थी, हम वहाँ रोज शाम को छत पर बैठकर चाय पीते थे, लेकिन यहाँ तो वो सब है ही नहीं। तू तो रहने ही दे स्वाति, ये नया घर है तो अलग ही होगा ना। और अब वही पुराने घर की तरह होता तो ये तुझे ही सबसे ज्यादा परेशानी होती कि जगह बदल ली लेकिन घर तो पुराना ही है। हाँ ये तो सही कहा आपने, यहाँ कम से कम मुँह पर पपड़ी तो नहीं गिरी ना। अब पुराने घर से नए घर में आ ही गए थे और धीरे धीरे नए घर की आदत भी हो ही जाती है। गरीब घर की होने के कारण निशा के ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते थे। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन वो लोग कोई ना कोई कमी निकाल ही देते और उसे सुनाने लगते। अपने ससुराल वालों से इस बर्ताव से वो बहुत परेशान थी। एक दिन सबके लिए खाना बनाकर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी सास निर्मला खाने का निवाला मुंह में डालती है, छी छी, ये क्या सड़ा हुआ खाना बनाया है? ऐसा बेस्वाद खाना तो हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते, तो हम कैसे खा सकते हैं? क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? कोई कमी रह गई है तो बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। रहने दे बहू, इतना टाइम हो गया है तुझे इस घर में आए हुए, आज तक जब तू हमारी पसंद का खाना ही नहीं बना पाई तो तू क्या करेगी? नहीं माँ जी बता दीजिए, आपको क्या खाने का मन है, मैं वही बना दूंगी। नहीं बहू रहने दे, तू हमारी पसंद की चीजें कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी पसंद और हमारी पसंद में बहुत अंतर है। तू गरीब घर की लड़की है तो तू क्या जाने हमारी पसंद। निर्मला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और निशा का बनाया हुआ सारा खाना धरा का धरा रह जाता है। वो अपने सर पर हाथ रखे डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह तू ऐसे सर पर हाथ रख कर क्यों बैठी हुई है? ऐसे नहीं बैठा जाता है। क्या करूँ आंटी जी, अब बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं अपने ससुराल वालों से। लगता है आज फिर सुबह सुबह तेरी सास ने तुझे सुना दिया है। बहू मैं तो बोलती हूँ तू जल्दी जा अपने मायके छोड़कर इन लोगों को, तब पता चलेगा इनको तेरी कदर। आंटी जी मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे मेरी शादी के लिए, मेरी शादी के बाद ही उन्हें शांति मिली है थोड़ी सी, और अब वहाँ जाकर मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर क्या करेगी? पूरी जिंदगी ऐसे ही अपने ससुराल वालों के ताने सुनती रहेगी क्या? जाने दीजिए आंटी जी, बात का बाद में देखेंगे। अब आप बताइए कि आपका कैसे आना हुआ यहाँ? कोई खास काम नहीं था बहू, मुझे थोड़ी दही चाहिए थी। मेरे बेटे को दही बहुत पसंद है ना, उसके बिना वो खाना ही नहीं खाता है, और कल रात में मैं जमाना ही भूल गई थी।
क्या करे, गर्मी ही इतनी ज्यादा है। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं अभी दही लेकर आती हूँ। निशा इतना कहकर रसोई में जाती है और कमला के लिए एक कटोरी में दही लेकर आती है। कुछ देर बाद कमला वहाँ से चली जाती है और निशा अपने घर के कामों में लग जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन निशा का पति समीर अपने साथ एक ज्योति नाम की लड़की को लेकर घर आता है और अपनी माँ से मिलवाता है। माँ, इससे मिलिए, ये ज्योति है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। अगर तेरी खुशी इस लड़की के साथ रहने में है तो मैं तुझे मना नहीं करूँगी। तू जब चाहे इससे शादी कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। आप सच बोल रही हैं माँ? आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन माँ, अगर मैं इससे शादी कर लूंगा तो निशा का क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, यही एक नौकरानी बनकर रहेगी। इसके अलावा वो और कुछ बनने लायक भी नहीं है। ये आपने सही कहा माँ, इसी बहाने मेरी ज्योति को कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ इस घर में आकर। बस जल्दी से आप मेरी और समीर की शादी करवा दीजिए ताकि मुझे रेंट के घर में रहना ना पड़े। तुम्हें रेंट के घर में रहने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है और शादी भी तुम्हारी होनी ही है। तुम एक काम करो, यहीं रहो अभी से समीर के साथ। अपने पति और सास की सारी बातें कुछ दूर खड़ी निशा सुन रही थी, जिसे सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। भगवान, आखिर मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। मेरे ससुराल में कोई मुझे पसंद नहीं करता है। मेरा पति दूसरी शादी करने की सोच रहा है। ये सब देखने से अच्छा मैं मर ही जाती। निशा अपने कमरे में बैठी रो ही रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला अपने कमरे की बालकनी में आती है, जहाँ से उसे निशा का कमरा साफ दिखाई देता है। उसे रोते देख वो उसे आवाज लगाती है। निशा बहू, ओ निशा बहू, इधर देख मेरी तरफ। तू रो रही है क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बहू, इधर उधर क्या नजरें घुमा रही है? बालकनी की तरफ देख, मैं कमला आंटी बोल रही हूँ। क्या हुआ आंटी जी? आप घर पर आ जाती, कोई काम था तो। ऐसे बालकनी से आवाज देने की क्या जरूरत थी? सभी लोग देख रहे हैं हमारी तरफ। बहू, क्या करती मैंने तुझे रोते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। बता ना, क्या बात है? क्या बताऊं आंटी जी, अब तो हद पार हो गई है। मेरे पति दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं। मेरी सौतन को आज से ही घर में बैठा दिया है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है आंटी जी। बहू, आज शाम को तू मार्केट के बहाने मेरे साथ चल, शायद तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाए। अब तू जा, वरना अगर तेरी सास ने देखा तो बिना बात के बवाल करेगी। कमला की बात सुनकर निशा कमरे के अंदर चली जाती है और शाम को कमला उसे लेकर एक बाबा के पास जाती है, जो निशा को एक बोतल में पानी झाड़ कर देता है, जिसे लेकर वो चुपचाप घर आने लगती है। तभी निशा आधे रास्ते में रुक जाती है। क्या हुआ बहू, तू ऐसे बीच रास्ते में ही क्यों रुक गई है? जल्दी घर चल। आंटी जी, ये सब क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा पानी है? बहू, ये बाबा का आशीर्वाद है। जैसे हमें नजर लगी होती है तो झड़ने से ठीक हो जाती है, वैसे ही जल का शरबत बनाकर पीने से धीरे धीरे मन की कड़वाहट भी दूर होने लगती है। लोग इन बाबा को बहुत मानते हैं। आंटी जी, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। विश्वास तो मुझे भी नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। दुआ बद्दुआ पर तो भरोसा है, शायद तेरे जीवन की परेशानी हल हो जाए। कमला की बात सुनकर निशा वो जल लेकर अपने घर चली जाती है और अगले दिन उसका शरबत बनाकर और अपने सभी घर वालों को लाकर देती है। ये क्या बहू, तू सबके लिए शरबत क्यों बनाकर लाई है? हमने तो तुझसे शरबत नहीं मांगा था। कोई बात नहीं आंटी जी, पी ही लेते हैं। अगर अब ये लेके आ ही गई है तो देख लेते हैं ये कौन सा शरबत है। ये मोहब्बती शरबत है। क्या? ये कौन सा शरबत है? आज से पहले इसका नाम नहीं सुना मैंने। अरे मेरा मतलब है कि वैसे ये शरबत नींबू और चीनी का है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बड़े प्यार से बनाया है, इसीलिए इसका नाम मोहब्बती शरबत रखा है। निशा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इस बात से अनजान कि वो साधारण जल का शरबत नहीं
बल्कि बाबा के दिए हुए जल का शरबत है। सभी उस शरबत को बड़े प्यार से पी लेते हैं। समय बीतता है और समय के साथ धीरे धीरे सभी निशा की बात सुनने लगते हैं। ये सब देख निशा मन ही मन बहुत खुशी होती है। तभी एक दिन निर्मला और समीर हॉल में बैठे कमला से बातें कर रहे होते हैं। बहू के मोहब्बत शरबत ने तो कमाल कर दिया। ये और चीज हमारे पसंद की बनाए या ना बनाए, लेकिन शरबत बहुत अच्छा बनाती है। मजा आ गया पीने में। हाँ माँ, आपने सही बोला। अब तो उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती है मुझे। उसके शरबत ने तो जादू कर दिया है जैसे। लगता है बहू के मोहब्बत शरबत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, वरना ये लोग निशा बहू की तारीफ सपने में भी ना करें। क्या हुआ कमला, तू कहाँ खो गई? हमारी बहू के बारे में सोच रही है क्या? नहीं, बहू के बारे में नहीं सोच रही हूँ, बल्कि तुम लोगों के बारे में सोच रही हूँ। पहले इतनी बुराई करते थे तुम सब उसकी, आज तारीफ कर रहे हो। कुछ समझ नहीं आया मेरे को। गलती हो गई कमला हमसे। हमने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की, तो उसकी अच्छाई के बारे में क्या पता चलेगा। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि वो बहुत अच्छी है और हमारे घर की बहू भी बनने लायक है। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं खुद नहीं करूंगा दूसरी शादी, मैं निशा के साथ ही रहूंगा। निशा के ससुराल वालों की बात सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है। आखिर में बहू का मोहब्बत शरबत काम जो आ जाता है और उसका घर टूटने से जो बच जाता है। साथ ही उसे अपने ससुराल में मान सम्मान भी मिलने लगता है।